हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक खूबसूरत सा टॉपिक का नाम होगा लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया में मास्टर बनाने आया हूँ। आज का क्लास आपके नीट के एग्जाम में गेम चेंजर साबित होगा और फिक्स है कि इस चैप्टर आप सभी जानते हैं कि इस चैप्टर से पिछले 32 ईयर का ट्रेंड मैं बताया था। जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे तो करीब 4 से 5 सवाल प्रत्येक साल पूछे जाते हैं और आज की क्लास से 1 से 2 सवाल निश्चित रूप से पूछी ही जाएगी। तो चलिए आज का क्लास एक अच्छा शब्द से स्टार्ट करते हैं। जिंदगी में कुछ दोस्त खास बन गए, मिले तो मुलाकात और बिछड़े तो याद बन गए। कुछ दोस्त धीरे धीरे दिल से फिसलते चले गए और जो दिल से न गए वो आप बन गए। जो दिल से न गए वो आप बन गए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दोस्त, अभी तक हम जो पढ़े थे पिछले क्लास में उसका एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या बातें पढ़ लिए थे। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे दोस्त? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फिगर उल्टाइए और ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 133 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ खास भाग है जिसे मैं मार्केट कर देता हूँ। इस पार्ट को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सब जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इस पार्ट्स को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। ये है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है दोस्त? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है राइबोसोम। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर ये कुछ और नहीं, यही क्या है? राइबोसोम है। और देखिए नीचे देखिए, यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर, यहाँ पे राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता पढ़ते हैं, नेटवर्क ऑफ रेटिकुलेट ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्केटेड इन द साइटोप्लाज्म। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कब बोलेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड करती है दो भाग में। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब राइबोसोम नहीं पाया जाएगा तो बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, ये याद रखिएगा। ये एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन। प्रोटीन के सिंथेसिस और सेक्रेशन में क्या करती है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। एंड दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विथ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यू करती है किसके? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से। उसके बाद स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मेजर काम है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। इसका मेजर काम क्या था? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और उसका सेक्रेशन करेगी। जबकि ये किसका काम था? प्रोटीन का सिंथेसिस करना, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम देखे थे, ये क्या करती है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड। एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन एंड आर सिंथेसाइज इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल में लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन जो होता है वो किसके थ्रू सिंथेसाइज होता है? तो बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। ये लिपिड को भी सिंथेसाइज करती है। ये बातें पढ़ लिए थे। उसके बाद पढ़े थे गोल्जी एपरेटस। किसके बारे में पढ़े थे दोस्त? गोल्जी एपरेटस। तो यही वो फिगर है, गोल्जी एपरेटस का ये फिगर है। ये देख रहे हैं ना, डिस्क शेप तो है और एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड है। कैसे दोस्त अरेंज है? पैरेलली अरेंज है। देखिए, इसका खोज कौन किए थे? तो कैमलियो गोल्जी किए थे। कितना ईस्वी में? 1898 ईस्वी में। इसको पहले ऑब्जर्व किया गया था कैमलियो गोल्जी के द्वारा। डेंसली स्टेंट रेटिकुलेट स्ट्रक्चर ये कहाँ होता था? न्यूक्लियस के पास होता है। ये किस साइज का होता था? फ्लैट होता है, डिस्क शेप और सिस्टर्निया 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। 0.5 माइक्रोमीटर से 1 मीटर डायमीटर में ये पाया जाता है। ये क्या होता है? पैरेलली टू ईच अदर होता है। सिस्टर्निया आर कंट्रैक्टली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के नियर क्या होता है? अरेंज्ड होता है। ये सब बातें हम लोग पढ़ ली थी। ये कौन कौन फॉर्म में होगा? कन्वेक्स सिस फॉर्म और
कनकेव ट्रांसफॉर्म में होगा। इसका मेन फंक्शन क्या है? पैकिंग ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल को पैकेट करके रखती है। कौन? तो सिस्टर्निया। डिलीवर आइदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट सेक्रेट आउटसाइड द सेल, मटेरियल टू बी पैकेट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, वेसिकल के फॉर्म मटेरियल को क्या करती है? पैकेट करके रखती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ये सब बातें काफ़ी डिटेल से स्टडी किए थे प्रीवियस ईयर का क्लास, प्रीवियस ईयर आई मीन्स इससे पहले जो हम पढ़ाए थे उसको भी आप पढ़ लेना, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आपको साथ साथ बनाना है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम से। लाइसोसोम से ढेर सारा सवाल पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे की संभावना है। तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि समझेंगे एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आंसर भी जानेंगे, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में यदि आपको अच्छा मार्क लाना है तो उसको ऐसे पढ़िए कि उसका प्रत्येक लाइन है क्या हो दोस्त? क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम क्या दोस्त पढ़ेंगे? लाइसोसोम नाम का ये टॉपिक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कैसा स्ट्रक्चर है? तो दोस्त पूछेगा कैसा स्ट्रक्चर, तो बोलेंगे वेस्कुलर स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन रिलेस या मेम्ब्रेन बाउंड, तो बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड है। फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन द गोल्जी एपरेटस, ये पैकिंग प्रोसेस में गोल्जी एपरेटस में क्या करती है? बनती। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम पैकिंग, ये क्या करती? पैकिंग करती कहाँ? गोल्जी एपरेटस में। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन द ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्या करती है? आइसोलेटेड आइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच, ये बहुत ज़्यादा मात्रा पाया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जितने प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उसमें वेरी रिच पाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मुख्य एग्जाम्पल क्या होगा? हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज में कौन होगा? लाइपेज, प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेज, ये सब क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। यह क्या है दोस्त? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। हाइड्रो मतलब वाटर और लाइटिक मतलब तोड़ना, वाटर से जिसको हम लोग तोड़ सकते हैं, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि लाइसोसोमल वेसिकल्स जो कहाँ पर मिलती है, तो बोलेंगे ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में। ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का एग्जाम्पल पूछेगा, क्या बताइएगा? हाइड्रोलेज जो वाटर से टूट सकती है, ठीक है, जैसे लिपेज, प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेट। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आ गया होगा। अगला लाइन पढ़ते हैं। ऑप्टिमियली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। ऑप्टिमियली क्या होता है? ये एक्टिव होता है किस पीएच में? तो एसिडिक पीएच में। अच्छा, एसिडिक पीएच, बेसिक पीएच तो आप पढ़े होंगे, चलो एक बार हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए इस तरह से समझिए, ठीक है, इस तरह से कोई इधर से भी ले आते हैं, ऐसे हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये क्या है दोस्त? न्यूट्रल पॉइंट ये है 0, ठीक है। क्या है दोस्त? ये 0। जैसे 0 से इधर आएंगे, 0 से हम लोग क्या करेंगे? इधर आएंगे। 0 से इधर आएंगे तो इसका पीएच घटते जाएगी, और 0 से इधर जाएंगे तो इसका पीएच बढ़ते जाएगी। इसका पीएच घटते जाएगा तो इधर जितना भी चीज़ रहेगा वो होगा एसिडिक। ये आप लोग पढ़े होंगे, आपके सर जी पढ़ाए होंगे, जब एसिड बेस साल्ट चैप्टर पढ़े होंगे उसमें आपको डिटेल से बताया गया होगा। अगर नहीं पढ़े तो हम तो है ना दोस्त, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। हम है तो फिर क्या गम है? अरे हम है तो फिर क्या गम है? तो चलिए देखिए, ये है न्यूट्रल पॉइंट। यह क्या है दोस्त? न्यूट्रल पॉइंट। इसको आप 0 नहीं मान करके 7 मान लेना। क्या मान लेना दोस्त? 7 मान लेना। ये पॉइंट को मिटा इरेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इरेज। यहाँ पे 7 होगा, ठीक है दोस्त। क्या होगा? 7 ना होता न्यूट्रल, ये होगा 7, ठीक है। अब इससे इधर जाएंगे तो एसिडिक क्या होगा? इसका पीएच घटेगा, इसका पीएच बढ़ेगा। तो जितना पीएच घटते जाएगा उतना एसिडिक नेचर बढ़ते जाएगा, और जितना पीएच क्या होगा? इधर बढ़ते जाएगा उतना इसका एसिडिक नेचर घटते जाएगी, और बेसिक नेचर क्या होगा? बढ़ते जाएगा। इधर पीएच कम रही है इसलिए एसिडिक नेचर क्या करेगी? बढ़ेगी। इधर पीएच बढ़ रही है इसलिए इसका एसिडिक नेचर क्या नहीं, बेसिक नेचर बढ़ेगी। इधर बेसिक नेचर और इधर एसिडिक नेचर, और ये है न्यूट्रल पीएच। 7 जो होता है वो न्यूट्रल पीएच होता है। तो ये ऑप्टिमियली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, ये एसिडिक पीएच पे क्या होता है? एक्टिव होता है।
कौन एक्टिव होता है, तो बोलेंगे लाइसोसोम जो होता है वो एक्टिव होता है, किसमें, ऑप्टिमली एक्टिव होता है किसमें, तो एसिडिक पीएच में। तो ये भी यहाँ से भी सवाल पूछेगा इस लाइन से, तो बना लोगे आप। फिर आगे बढ़ते हैं। दिज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ये एंजाइम क्या करती है, कैपेबल है, किसमें कैपेबल है, तो कुछ एंजाइम के डाइजेशन में कैपेबल हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकती है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकती है, लिपिड को डाइजेस्ट कर सकती है और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर सकती है। कौन एंजाइम, तो लाइसोसोमल एंजाइम जो होता है या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो क्या करती है, इस सबको डाइजेस्ट कर सकता है। तो सवाल पूछा जाएगा कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो लाइसोसोम में पाया जाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है किस किस को डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्या बताना है, कार्बोहाइड्रेट को, फिर प्रोटीन को, फिर लिपिड को एंड न्यूक्लिक एसिड को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, एनसीईआरटी का। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा लाइन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे वैक्यूल। क्या पढ़ेंगे दोस्त, वैक्यूल पढ़ेंगे। वैक्यूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यानपूर्वक, ध्यान से, ध्यान में मग्न होकर इस टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या पढ़ेंगे दोस्त, वैक्यूल पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। इससे पहले भी जो पढ़े हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड था नहीं, और ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कहाँ पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। तो पहला तो सवाल यही पूछा जा सकता है पहला लाइन से कि क्या वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड होगा या मेम्ब्रेन लेस होगा, तो बताना है मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होगा। कहाँ पाया जाएगा, तो साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा दोस्त, साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। इट कंटेन वाटर, सेप, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। वैक्यूल जो होती है, वैक्यूल का मतलब ऐसा जगह जहाँ पे बहुत चीज़ रखा हो। वैक्यूल का मतलब सिंपल में समझिए, ऐसा जगह जहाँ पे बहुत चीज़ रखा जा सकता है, जहाँ पे बहुत चीज़ रखा जा सकता है, जहाँ पे क्या किया जा सकता है दोस्त, बहुत चीज़ रखा जा सकता है, उसको क्या कहेंगे, वैक्यूल कहेंगे। इधर उधर से ला करके उसमें रखते जाएंगे, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे बहुत चीज़ रखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कंटेन करती क्या, वाटर, सेप, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल, जिसका कोई काम नहीं होता वो सबको अपने पास रखते जाता है। दोस्त मैं आपको बता दूं कि नीट जो होता है उतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, बहुत आसान एग्ज़ाम है। बट आप सोच रहे होंगे कि इतना कम लोग क्यों सक्सेस करता, तो उसका मेन वजह है कि वो इधर उधर का बात है, कुछ से कुछ पढ़ते रहता है। सब चीज़ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ पढ़िए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो या दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो। स्पेसिफिक चीज़ पढ़िए, जैसे एनसीईआरटी पढ़िए, उसका जितना क्वेश्चन है वो लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट का एनालिसिस कीजिए। यही सब तो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो करके आप क्या कर सकते हो, सक्सेस कर सकते हो। तो ये क्या करती है, वैक्यूल क्या क्या कंटेन करेगी, तो वाटर, सेप, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल, जिसका कोई यूज नहीं होता। तो यहाँ से सवाल ये पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी में कौन ऐसा पार्ट्स है जहाँ वाटर, सेप, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट और कुछ और भी मटेरियल को क्या रखती है, तो क्या बताएंगे, वैक्यूल होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द वैक्यूल इज बाउंड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल बाउंड करेगी किसके थ्रू, सिंगल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू दोस्त, सिंगल मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट कहेंगे। तो टोनोप्लास्ट जो होता है कुछ और नहीं, वैक्यूल जो बाउंड करेगी सिंगल मेम्ब्रेन, इसका मतलब वैक्यूल के ऊपर एक सिंगल मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो सवाल पूछा जाएगा कि वैक्यूल जिससे बाउंड होती है वो कैसा मेम्ब्रेन होता है, सिंगल, डबल या मल्टीपल, क्या बताना है, सिंगल मेम्ब्रेन होगा। उसको क्या कहेंगे, क्या बताना है दोस्त, क्या बताना, तुम लोग बोलो, वाह बहुत अच्छा, टोनोप्लास्ट होगा। तो इस लाइन से भी सवाल पूछेगा तो आप बना लोगे। आगे बढ़ते हैं। इन प्लांट सेल the vacuole can occupy up to 90% of the volume of the cells। प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है 90% सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखती है। 90% सेल के वॉल्यूम को क्या करके रखती है दोस्त, ऑक्यूपाई करके रखती है। ऐसा सवाल ये पूछा जाएगा कि प्लांट सेल के
प्लांट सेल के 90% वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करके रखेगी? तो क्या बताना दोस्त? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या करती है? प्लांट सेल के 90% पार्ट्स को क्या करके रखेगी दोस्त? ऑक्यूपाई करके रखेगी। अगला लाइन पढ़ते हैं। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ membrane of ions and other material against concentration gradient in the vacuole into the vacuole। इसका मतलब समझिए, देखिए प्लांट सेल में टोनोप्लास्ट का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। टोनोप्लास्ट का काम क्या है दोस्त? बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो इसको थोड़ा सा हम समझाते हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। महत्वपूर्ण काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल, बहुत ज़्यादा मात्रा में आयन और अदर मटेरियल को एंगेस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल, एंगेस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल में, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के एंगेस्ट क्या करती है? वैक्यूल में नंबर ऑफ आयन और कुछ अदर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का एंगेस्ट क्या होता है ये समझिए। देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कंसंट्रेशन में अंतर। कंसंट्रेशन में अंतर, मान लीजिए इधर हायर है इधर लोअर है, इधर क्या है? हायर कंसंट्रेशन और इधर लोअर कंसंट्रेशन। तो जनरली वाटर या किसी चीज़ का मूवमेंट क्या होता है? हायर टू लोअर होता है। अरे जनरली क्या होता है दोस्तों? हायर टू लोअर होता है क्या मूवमेंट। लेकिन जैसे ही कौन काम करने लगेगी? लेकिन जैसे ही काम करने लगेगा कौन? उसको हेल्प करेगा टोनोप्लास्ट। ये क्या करती है? इसके एंगेस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के एंगेस्ट, मतलब पहले होता था हायर टू लोअर, अब होगा लोअर से भी हायर जा सकता है। कौन कौन चीज़ जा सकता है? तो बोलेंगे नंबर ऑफ आयन्स, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में आयन और कुछ मटेरियल क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। तो ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। इस टॉपिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन ये होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गया होगा और इस लाइन से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी बना लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। Hence, their concentration is significantly higher in vacuole than the cytoplasm। इसका कंसंट्रेशन क्या होता है? Significantly higher in the vacuole, वैक्यूल में ज़्यादा होता है than in the cytoplasm। उसके बाद किस में? साइटोप्लाज्म में। इन अमीबा द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, कई प्रकार का वैक्यूल होगा जिसमें अमीबा में क्या होगा दोस्त? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा। इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशंस एंड एक्सक्रिएशन। सवाल पूछा जाएगा कि अमीबा में कौन ऐसा वैक्यूल होता है जो ऑस्मोरेगुलेशंस और एक्सक्रिएशन में हेल्प करती है? क्या बताना है? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा। यह सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑस्मोरेगुलेशंस एंड एक्सक्रिएशंस में ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में होगा? क्या बताना है? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन किस में होगा? तो बताना है अमीबा में होगा। मतलब घुमा फिरा के इधर से उधर और उधर से इधर किसी तरह से सवाल पूछा जा सकता है। जैसे मान लो का आपका जो हाथ है लेफ्ट साइड वाला, उससे हम लेफ्ट साइड का कान को पकड़े या राइट साइड का कान को, तो काने ना हुआ दोस्त, लेकिन क्या है? इधर उधर से पकड़ रहे हैं। वैसे ही घुमा घुमा के सवाल इस लाइन से पूछा जा सकता है। इन मेनी सेल एज अ प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल आर फॉर्मेड बाय engulfing of the food particles। many cells as in protist food vacuole are formed by engulfing of food particles। फूड वैक्यूल क्या कहते हैं? मेनी सेल में प्रोटिस्ट जो होता है, मेनी सेल जैसे प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल आर फॉर्मेड। फूड वैक्यूल फॉर्मेड किसके थ्रू बाय होता है? किसके थ्रू होता है? बताएंगे इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स का इंगल्फ किया जाता है, ठीक है। तो ये बातें किस में होता है? प्रोटिस्ट में होता है। किस में होता है? प्रोटिस्ट में। अमीबा में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जिसके थ्रू ऑस्मोरेगुलेशंस एंड एक्सक्रिएशन होता है। तो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन है? ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्या होता है दोस्त? मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये क्या क्या रखती है? तो वाटर को, सेप को, एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल जो यूजफुल होता है, जो यूजफुल नहीं होता उसको भी ये रखती है। वैक्यूल क्या होता है? बाउंड होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन से, जिसको हम क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट बोलेंगे, जो 90% प्लांट सेल में के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। प्लांट सेल में टोनोप्लास्ट क्या करती है? फैसिलिटेट करती है नंबर ऑफ आयन, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयन को और मटेरियल को एंगेस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट करने में। नहीं, उसके बाद अमीबा में क्या होता है? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन में हेल्प करती है। प्रोटिस्ट में क्या होता है? फूड वैक्यूल्स जो फॉर्मेट किसके थ्रू होता है? इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स के थ्रू। तो ये बातें
उम्मीद करते हैं रिवीजन भी हो गया और आप समझ भी गए होंगे। अब आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इससे कितना बार सवाल पूछा जा चुका है, इसको जानने के लिए आप प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज जा करके अभी ही देखना बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा चुका है। इस चैप्टर का सबसे अच्छा टॉपिक में से ये माना जाएगा। कौन है टॉपिक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है दोस्त? माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको सिंगल में क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियन होता है। अनलेस स्पेशली स्टेंट आर नॉट इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, ये आसानी से माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देखा जा सकता है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के आधार पे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पर सेल वेरी करता है। क्या करता है दोस्त? वेरी करता है। फिर से एक बार इस लाइन को पढ़ते हैं और समझिएगा आप। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल्स इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पर सेल वेरी करती है, किसके आधार पे? डिपेंड ऑन देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया सेल बाय सेल क्या करती है? वेरी करती है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि सेल बाय सेल माइटोकॉन्ड्रिया क्यों वेरी करती हैं? तो क्या बताएंगे? उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण वो क्या करती है? बदल जाती है। इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी और उसके शेप एंड साइज के आधार पर क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है बदल जाती है सेल बाय सेल। ठीक है। कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी आर इज ऑब्जर्व्ड। टिपिकली इट इज और सिलिंड्रिकल हैविंग डायमीटर 0.2 to 1 micrometer, average 0.5 micrometer and length 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे का है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बच्चा ध्यान दे कर के इसको समझना, चाहे वो लड़कियां हो या लड़का हो। तुमको ही कह रहा हूँ दोस्त, तुमको ही ध्यान से समझो। देखो ये क्या होता है? टिपिकली सिवसेज शेप या सिलिंड्रिकल होता है। तो इसका शेप पूछा जाएगा, क्या बताइएगा? सिवसेज शेप या सिलिंड्रिकल होता है। किसका शेप? तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप। इसकी डायमीटर कितना होता है दोस्त? सब बच्चा मेरे साथ बोलेगा, जोर से बोलो। 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। वाह! अच्छा, इसका एवरेज तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। नहीं, एवरेज तो ऐसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे। कितना निकलेगा? 0.5 निकलेगा। कितना निकलेगा दोस्त? 0.5 के अप्रॉक्स निकलेगा। और इसका लेंथ की देखिए, डायमीटर का मतलब आप जानते हो ना। ये देखो, ये डायमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है दोस्तों उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायमीटर बोलते हैं। तो इसका डायमीटर इतना होगा, 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होगा। एवरेज 0.5 होगा। एंड इसका लेंथ क्या होगा? इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 4.1 माइक्रोमीटर लेंथ होता है। इच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। पहले इस फिगर को देख लो। यही फिगर में जितना बात है उसी बात को हम पढ़ के नीचे समझाएंगे। ये फिगर कई बार नीट में पूछा जा चुका है, ये एम्स में भी पूछा जा चुका है। अब ना नीट, एम्स और जिपमर को कंबाइंड कर दिया है। पहले अलग अलग एग्जाम होता था, ठीक है। तो नीट में भी पूछा गया है, एम्स में भी कई बार पूछा गया है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फिगर में से एक है। जैसे दोस्त तो बहुत होता है, लेकिन कुछ दोस्त बहुत खास होता है, उसी की ओर ना हम लोग मुड़ के देखते रहते हैं। सब समझते हैं दोस्त। तो चलो, यही फिगर तो बहुत है, लेकिन ये फिगर इस चैप्टर का सबसे खास फिगर में से एक है। तो ये देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन जो सिंगल में होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किसका? तो माइटोकॉन्ड्रियन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ये सवाल अगर पूछ दिया ना बुआ, ये सवाल, तो बहुत बच्चा घबरा जाएगा, ठीक है। देखो, इसको समझो थोड़ा सा। ये जो पार्ट्स देख रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट्स, ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स ऊपर का जो पार्ट्स है ना, इस पार्ट्स को बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे दोस्त? जोर से बोलो, जोर से। वाह, बहुत अच्छा। आउटर मेम्ब्रेन, ऊपरी पार्ट्स आउटर मेम्ब्रेन।
अंदर वाला जो ये पार्ट देख रहे हैं, ये सब जो पार्ट है, ये पार्ट आगे जाके इन्फोल्ड करके दूसरा चीज़ से क्रिस्टिया का भी निर्माण करेगा। ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट को बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन समझ जाओगे। ये जो पार्ट्स देख रहे हैं, ये पार्ट्स, ये होमोजीनियस एक पार्ट है, ठीक है, होमोजीनियस, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? ये मैट्रिक्स। और ये पार्ट देख रहे हो ना, ये पार्ट्स एक बार हम फिर से दिखा रहे हैं। ये सब जो पार्ट्स देख रहे हैं, ये ग्रीनरी टाइप का थोड़ा सा है, नहीं डार्कनेस है बहुत, इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। और उसके बाद देखिए इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, अंदर ये जो स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस देख रहे हैं ना, ये अंदर है लेकिन स्पेस है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो इनफोल्डिंग निकला हुआ पार्ट्स है, ये देख रहे हैं निकला हुआ पार्ट्स, ये जो निकला हुआ पार्ट्स है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो निकला हुआ पार्ट्स है, ये निकला हुआ पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टिया बोलेंगे। तो फिर से एक बार देखिए, आउटर मेम्ब्रेन मतलब ऊपर वाला, इनर मेम्ब्रेन मतलब अंदर वाला, ये है मैट्रिक्स, ये है क्या? इनर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये क्या? क्रिस्टिया जो उपड़ा हुआ है। अब देखिएगा, इसी को हम लोग स्टेटमेंट में पढ़ेंगे, इसी बातें को। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसका क्या होता है दोस्त? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विथ द आउटर मेम्ब्रेन इज अ इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट ल्यूमेन। देखिए ये इसका ये कैसा होता है स्ट्रक्चर? तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसका ये सवाल पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा स्ट्रक्चर होता है? बोलेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। विथ द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट ल्यूमेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन डिवाइडेड इट ल्यूमेन डिस्टिंक्टली into the two aqueous compartment, that is outer compartment and inner compartment। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दो भागों में बांटा गया है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के आधार पर। ल्यूमेन में जैसे आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन डिवाइडेड, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड किया गया डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, दो एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया। आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट, कितना कंपार्टमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का? किसके आधार पे? एक्वस कंपार्टमेंट के आधार पे। तो दो कंपार्टमेंट होगा। कितना होगा दोस्त? दो होगा। आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ द डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। इनर कंपार्टमेंट में क्या होता है? डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। तो इस लाइन से सवाल ये पूछा जा सकता है कि मैट्रिक्स कहाँ पाया जाएगा? तो बोलेंगे इनर कंपार्टमेंट में, इनर कंपार्टमेंट, जिसमें कैसा सब्सटेंस पाया जाएगा? तो डेंस होमोजेनियस। अरे होमो और हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन तो आपको हम पढ़ाए थे केमिस्ट्री में, दूसरा चैप्टर है ना 12वीं में, सॉल्यूशन। होमोजेनियस का मतलब जिसका प्रत्येक भाग का सभी प्रॉपर्टीज लगभग क्या होगा? सेम होगा, उसको होमोजेनियस कहेंगे। नहीं, अब मिक्सचर में होगा तो होमोजेनियस मिक्सचर होगा। तो इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस से मिलकर बना होगा, जिसको क्या कहेंगे दोस्त? मैट्रिक्स कहेंगे। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनेल्स। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म करती क्या? कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्रीज, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनेल्स ऑफ द, ये ऑर्गेनेल्स का निर्माण करते। देखिए आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्रीज ऑफ ऑर्गेनेल्स। ये कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री किसका? ऑर्गेनेल्स के कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री का निर्माण कौन करेगा? तो आउटर मेम्ब्रेन करेगा। अगला लाइन पढ़ते हैं। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड द क्रिस्टिया। सिंगुलर में होगा, क्रिस्टा होगा। टुवार्ड्स द मैट्रिक्स, इसका मतलब इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स को फॉर्म करती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? इनफोल्डिंग बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टिया बोलेंगे, सिंगल में क्रिस्टा बोलेंगे। टुवार्ड्स द मैट्रिक्स जो किसकी ओर होता है? मैट्रिक्स की ओर होता है। यही देखिए ना, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स का निर्माण करेगा। आउटर मेम्ब्रेन किसका निर्माण करेगा दोस्त? मैट्रिक्स का निर्माण करेगा। और इनर मेम्ब्रेन किसका निर्माण करेगा? क्रिस्टिया का निर्माण करेगा। देख रहे हैं ना, ये इनफोल्डिंग बनाती है ना, ये क्या बनाता है दोस्त? इनफोल्डिंग बनाती है। तो मैट्रिक्स और क्रिस्टिया के बारे में पढ़ रहे थे, फिगर भी आप देख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते देखिए, फिर आते हैं उस स्टेटमेंट पे। टुवार्ड्स द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स की ओर होता, ठीक है, जो फिगर 8.7 में मतलब अभी हम देखें, ठीक है। द क्रिस्टिया इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्रिस्टिया क्या बढ़ाती है दोस्त? इसका इंपॉर्टेंट काम, क्रिस्टिया का काम बोलेगा क्या बताना है? ये सरफेस एरिया को बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है दोस्त? सरफेस एरिया को बढ़ाती है। जब सरफेस एरिया बढ़ाएगी तो वॉल्यूम क्या बढ़ेगा कि घटेगा? अरे बढ़ना जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है।
द आउटर मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस। आउटर मेम्ब्रेन के पास स्पेसिफिक अपना खुद का एंजाइम होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। नीट आप खुद के मेहनत के बदौलत पास करोगे। कोई कह दे कि हम आपको नीट पास करवा देंगे तो समझिए या तो वो आपको ठग रहा है या आप मूर्ख हो। समझो वो उदाहरण के तौर पे मैं ही आपको पढ़ा देता हूँ और आप घर पे जाके इसको रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होगा दोस्त बताओ? आपको याद नहीं रहेगा। जब याद नहीं रहेगा तो कन्फ्यूजन होगा, और जब कन्फ्यूजन होगा तो आप पॉजिटिव मार्किंग में जाना चाहते लेकिन आप नेगेटिव मार्किंग में चल जाओगे। इसलिए कहता है कि आपके खुद के पास कुछ कैपेसिटी होना चाहिए। जैसे इसके पास क्या है, द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम। ये दोनों मेम्ब्रेन के पास स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो एसोसिएटेड किसके करती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को एसोसिएट करती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया किसका साइट प्रोवाइड करवाती थी? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो सवाल पूछा जा सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट कौन प्रोवाइड करवाएगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ही एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। किस में पढ़ेंगे दोस्त? प्लांट फिजियोलॉजी में। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट प्रोवाइड करती है और ये प्रोड्यूस करती है सेलुलर एनर्जी किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सेलुलर एनर्जी को फॉर्म कौन करती है, तो बताना है माइटोकॉन्ड्रिया करती है। किसके फॉर्म में करती है, तो बताएंगे एटीपी के फॉर्म में। हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस कौन है? अरे कौन है? अरे कौन है? मित्र, सखा, बताओ सेल का पावर हाउस कौन है? अगर पूछा जाएगा तो क्या बताना है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है दोस्त? माइटोकॉन्ड्रिया है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। मैट्रिक्स के पास क्या होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है जो आउटर मेम्ब्रेन से बना होता है। ये तो पढ़े ही थे, आउटर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो मैट्रिक्स के पास क्या होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए, अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम जो 70S, राइबोसोम 70S एंड 80S पढ़े थे ना, 70S। राइबोसोम 2 प्रकार का होता था, वो हम लोग बातें पढ़ लिए थे। तो मैट्रिक्स इज ऑल्सो प्रोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम एंड कंपार्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ज़्यादा क्या दोस्त? इंपॉर्टेंट लाइन। मैट्रिक्स क्या रखती है? सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, फ्यू कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम 70S और कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ये सब काम कौन करवाती है? मैट्रिक्स में। कहाँ होता है दोस्त? मैट्रिक्स में ये सब पाया जाता है। अगला है द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय फ्यूजन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है फ्यूजन से क्या करती है? डिवाइड करती है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन किसके थ्रू होता है, तो बताएंगे फ्यूजन के थ्रू। अरे जैसे आप लोग पढ़ोगे पहला चैप्टर जो 12th का स्टार्ट होगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो उसमें तो हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ते हैं ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है फ्यूजन, ठीक है। इसी के थ्रू क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? डिवाइड करती है। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं। आउटर पार्ट, बाहर का पार्ट को आउटर मेम्ब्रेन, अंदर के पार्ट को इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। आउटर मेम्ब्रेन से क्या होता है? मैट्रिक्स का जो होमोजेनियस डेंस होमोजेनियस होता है, ठीक है। फिर इनर कंपार्टमेंट उसका सिस्टिया जो एक इनफोल्डिंग का निर्माण करती है। इसको सिंगल में कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका शेप कैसा होगा तो क्या बताएंगे? सिलिंड्रिकल, ये स्यूसेज शेप का होगा। डायमीटर 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर होगा, जो ऑन एन एवरेज क्या होता है? 0.5 माइक्रोमीटर होता है। इसका लेंथ 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर होगा। ये डबल बाउंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता नहीं। जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट में क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट फिल्ड विथ होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड सिस्टिया। देखिए इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स का और सिस्टिया दोनों का निर्माण करती है। सिस्टिया इंक्रीज द सरफेस एरिया। सिस्टिया क्या करती है? सरफेस एरिया को बढ़ाती है। माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट काम क्या था? साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन करवाती है। प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे। नहीं, मैट्रिक्स क्या करती है? प्रोसेस सिंगल सर्कुलर
DNA मॉलिक्यूल्स, फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम 70S में, और कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसिस में जो रिक्वायर्ड होता है कंपोनेंट, वो सबको क्या करती है, मैट्रिक्स रखती है। माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन किसके थ्रू होता है, तो फ्यूजन के थ्रू होता है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप भारत को विश्व गुरु बनाने में हमें हेल्प करना चाहते हैं तो ये वीडियो भारत के उन सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जिसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तब तक खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।